तो टॉपिक का नाम है ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर। आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स इसमें से आएंगे, बहुत सॉलिड तरह के मार्क्स होंगे। और जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको लगता है कि रोज़ तो हम ये काम करते हैं फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा। उसका रीज़न क्या है? इसमें 3-4 तरह के ऐसे अकाउंट्स हैं जो पूरे बैंक से रिटायरमेंट होने तक आपके सामने नहीं आते, और जब वो आपके सामने नहीं आते तो नेचुरली उसमें से क्वेश्चंस अराइज होंगे कि ऐसी पोजीशन में आप क्या करेंगे, कौन कौन से कागज़ लेने चाहिए। या मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग अकाउंट ओपनिंग में बैठते हैं, और अकाउंट ओपनिंग में जितने भी लोग बैठते हैं वो लोग एक सेविंग्स बैंक अकाउंट को तो खूब खोलते हैं। जैसे ही करंट अकाउंट का उनके सामने फॉर्म आ जाता है तो फिर वहाँ पर उनकी जो है, कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा कॉशन शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों को खोलना नहीं आता वो तो कहते हैं जी कल आना, आज छुट्टी है, ये है वो, आज वो नहीं आए, ये आज नहीं खुलेगा, ये कल खुलेगा। तो जिसको नॉलेज होती होगी वो तुरंत बताता होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए। और करंट अकाउंट भी आपने देखा होगा, एक इंडिविजुअल्स का खुलता है, एनआरआई का खुलता है, ट्रस्ट का खुलता है, सोसाइटी का खुलता है, ये किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का खुलता है, किसी बैंक का भी करंट अकाउंट खुलता है। तो बहुत सारे तरह के करंट अकाउंट खुलते हैं। तो आज का टॉपिक इन्हीं बातों को लेकर के है, तो इसको शुरू करते हैं। चलिए, हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ना चाहेंगे। तो जैसा मैंने बोला, पर्सनल अकाउंट यानी इंडिविजुअल्स के अकाउंट या इंडिविजुअल्स के जॉइंट अकाउंट और माइनर के, तो ये 3 कैटेगरी के अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। उसके बाद आता है अदर कस्टमर। अदर कस्टमर्स में बहुत बड़ी लिस्ट है। इसमें सबसे पहला इसमें नाम लिखा हुआ है HUF, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट खोलना है, लिमिटेड कंपनी का है, ट्रस्ट का है, एग्जीक्यूटर के अकाउंट खोलना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, और गवर्नमेंट एंड पब्लिक बॉडीज के अकाउंट खोलना है। उसके साथ इस चैप्टर में कवर किया गया है नॉमिनेशन फैसिलिटी और आधार कार्ड का जो नया इसमें कॉन्सेप्ट आ गया, पहले नहीं था ये, डीरेगुलेशन ऑफ सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट, इसके बारे में क्या बात है, और बाकी लेट्स ऑन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे हम ज़्यादा बात मैंने कर ली है सारी, और सीधे से आते हैं हम पर्सनल अकाउंट के उन पॉइंटों पे जिनको हमें सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में देखिए क्या है। इंडिविजुअल, जैसे कि बात करी थी कि एक तो इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स हैं, दूसरा है जॉइंट अकाउंट्स यानी एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के। और आपके जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस भी एक से ज़्यादा के जो लोग कोई पर्सनल अकाउंट खोलता है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उसी में से ज़्यादा लीगल पॉइंट से आपके प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। कल को जब कोई प्रॉब्लम आगे आती है, किसी की डेथ हो जाती है, या कोई प्री मैच्योर कराने आ जाता है उस अकाउंट को, या चेक पहले वाले ने ना काट के दूसरे वाले ने काट दिया, या दोनों ने चेक काट दिया, एक ने स्टॉप पेमेंट करी, तो इसके ऑपरेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम अकाउंट सही से खोलेंगे तो आगे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अब हम लाइन टू लाइन चल रहे हैं, एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, पूरी चीज़ करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात आई कि यहाँ पे जो अकाउंट किसका खुलेगा, साउंड माइंड का होना चाहिए, शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट से मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि एक वो होता है, 3-4 चीज़ें होती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। एक तो क्या है, मेजर माइनर का होता है, एक क्या है साउंड माइंड का होना चाहिए, एक क्या है दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, और चौथी चीज़ आती है कि कोर्ट ने या लीगल वे में उसे कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर ना हो। और जब भी कोई अकाउंट खुलता है बैंक में तो बेसिकली बैंक और कस्टमर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड। अब डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट समझो आप, डिस्चार्ज का मतलब हो जाता है मुक्त हो जाना। ठीक है, और डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि अपनी इंसॉल्वेंटी से मुक्त हो जाना। तो यहां पर यह बोल रहा है कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अब वो कॉन्ट्रैक्ट वाली मैंने बात जो बताई थी वही देखो, वहां पे फिर अगेन वही बात आ गई, कॉन्ट्रैक्ट वाली बात। ठीक है,
चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि कोई भी अकाउंट अगर खोलेगा तो उन्हें क्या क्या चीज़ें वो करनी पड़ती है। बिफोर द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन फॉर बैंक डिपॉजिट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन केस ऑफ एन अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन हुज डेथ। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी किसी अकाउंट होल्डर की जब डेथ होती है तभी बैंकर फेस द प्रॉब्लम ऑफ पेइंग द बैलेंस। अगर उसने सही से अकाउंट नहीं खोला है तो जब कस्टमर की डेथ होती है तभी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और उसके लिए क्या बहुत ज़रूरी है, नॉमिनेशन का। आपको पता है कि आरबीआई ने नॉमिनेशन मैंडेटरी कर दिया है हर अकाउंट में। उसका रीज़न यही है कि जो डिसीज केस के अकाउंट थे उसमें कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती थी, इसकी वजह से ये जो नॉमिनेशन वाला कंपल्सन आ गया है। ठीक है, और इसके अलावा क्या पॉइंट है यहाँ है, द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप विल अलाउ द बैंकर टू पुट द अकाउंट एट द डिस्पोजल ऑफ द सर्वाइवर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो सर्वाइवर अगर किसी अकाउंट का है, जॉइंट अकाउंट के केस की बात कर रहे हैं, तो बैंक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं जॉइंट्स अकाउंट्स में, तो जॉइंट्स अकाउंट्स में वो कौन कौन से स्टाइल हैं जिसमें जॉइंट अकाउंट खुलता है। तो जॉइंट अकाउंट में एक तो खुलता है आपका ई और एस वाला, ठीक है, ई और एस वाला। एक खुलता है एफ और एस वाला। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं। अब इन दोनों इंपॉर्टेंट में एक बात सुनिएगा कि यहां ई और एस के बारे में सुनिएगा कि एनी यानी जो भी आइदर सर्वाइवर कोई भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। और जो ये फॉर्मर सर्वाइवर वाला होता है इसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। फॉर्मर सर्वाइवर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका कोई भी रोल अकाउंट के ड्यूरेशन में नहीं होता जब तक ये लाइव है या जिंदा है। जब तक फॉर्मर जिंदा है तब तक सर्वाइवल का जो उसमें है सर्वाइवर, उसका कोई भी रोल उस अकाउंट में नहीं होता। जिस दिन इसकी डेथ होती है, डेथ होने में ये ऑटोमेटिक उस अकाउंट का ओनर बन जाता है। जिस दिन फॉर्मर की डेथ होती है उस दिन ऑटोमेटिक ये पूरे राइट ट्रांसफर हो जाते हैं इसमें, जबकि ई और एस में साइमल्टेनियस दोनों सेम पोजीशन एंजॉय करते हैं। तो जो यहां राइट अप लिखा हुआ है, यहां राइट अप में वो बोल रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप विल अलाउ द बैंकर टू पुट द अकाउंट एट द डिस्पोजल ऑफ द सर्वाइवर। तो सर्वाइवर अगर होगा तो वो जैसा कहेगा वैसा करेंगे। और द लास्ट सर्वाइवर, अब यहां पे देखना, यहां इन दोनों वर्ड का क्या फर्क है, सर्वाइवर और द लास्ट सर्वाइवर। वहां पे क्या होता है, जहां पे ये जो कई बार होता है एनी ऑफ द सर्वाइवर। कब, जब अकाउंट दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। जब अकाउंट दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है तो अगर एक की डेथ होगी तो एक नहीं बचेगा, एक से ज्यादा बचेंगे। तो यहां पे सर्वाइवर और सर्वाइवर, द लास्ट सर्वाइवर का मतलब ये है अगर एक ही होगा तो वो सर्वाइवर है, एक से ज्यादा होंगे तो जो लास्ट है, तब तक बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके बाद ही वो नॉमिनेशन वाले को ढूंढता है या लीगल हायर जो उसका क्लेम लेते हैं उनकी बात होती है। ठीक है, with introduction of the nomination facility the bank deposit the question as to whom the money should be paid on the death of the depositor stand settle। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि नॉमिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, कि बैंक जो होगा उसके डेथ के बाद वो पूरा जो डिपॉजिट है उसको उसका डिस्पोजल कैसे करेगा, सेटल है ना। द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर स्टैंड्स सेटल, किस केस में, अगर नॉमिनेशन वहां पर है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जिक्र मैंने इसका करा था, उसको अब थ्योरेटिकली कवर करते हैं कि क्या चीज इसमें है। तो पहली बात बोला कि जब दो या दो से ज्यादा
पर्सन कोई अकाउंट खोलते हैं तो उस अकाउंट के स्टेटस को हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं? जॉइंट अकाउंट, ठीक है। और उन बंदों को क्या बोलते हैं? जॉइंट अकाउंट होल्डर्स। While opening the account, an account opening form should be signed by all the account holder। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी अकाउंट खुलेगा उस समय पर सारे लोग अकाउंट के फॉर्म में साइन करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अभी एक कमेंट आया है कि अभी नोट इज नॉट क्लियर डिस्प्ले। तब तक आपसे क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो एसएचजी का अकाउंट खुलता है उसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में कितने लोग साइन करते हैं? एक ने आंसर दिया है जीएसजी ने 3 लोग, पिंकू झा ने दिया 2 लोग। देखिए 2 आंसर आ गए। अगर 2 आंसर आ गए तो इसका मतलब क्लास में कंफ्यूजन है। 3 लोग साइन करेंगे तो आंसर 2 आ गए। कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पहले मैं एलोबरेट कर दूं। अब किसी ने आंसर दिया, प्रधान एंड सेक्रेटरी भी आंसर दे दिया। देखिए कितने गलत आंसर भी आ रहे हैं हमारे सामने। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके जो मेंबर्स होते हैं उन लोगों के सिग्नेचर चाहिए या नहीं चाहिए अकाउंट ओपनिंग में? चलिए आज की क्लास हम इतने ही क्लैरिटी पे चलाएंगे। चलो, तो मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर सुन लीजिए। क्वेश्चन का मेरे आंसर है कि जो ग्रुप होता है, एसएचजी होता है, वो अपनी मीटिंग में एक बायलॉज लाता है। सारे सदस्य उसमें जो मेंबर होते हैं वो साइन करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने इन मेंबर में से 3 डेजिग्नेशंस होते हैं, उसमें 3 डेजिग्नेटेड पर्सन होते हैं। वही 3 लोग अकाउंट बैंक में आके खोलते हैं और उनको ऑपरेट करने की जो पावर होती है वो आउट ऑफ 3 कोई 2 लोग साइन करेंगे, तभी उसके चेक का या विड्रॉल से पैसा निकल पाएगा। तो इसका कंक्रीट आंसर मैंने आपको दे दिया है, बाकी आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो जो भी जॉइंट अकाउंट होता है वो किस स्टाइल में खुलेगा? तो यहां पर पहला ई और एस, दूसरा एफ और एस, और जो ये वाला बी वाला पॉइंट है बोथ जॉइंटली का मतलब दोनों के सिग्नेचर हमेशा चाहिए। और अगला है एनीवन और सर्वाइवर। ये एनीवन और सर्वाइवर में कब है? जब ज्यादा लोग होते हैं उसमें, ठीक है। और इसमें कितने लोग हैं? फॉर्मर सर्वाइवर में 2 लोग हैं। क्लियर हो गई? नेक्स्ट बात क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑपरेटिंग अकाउंट द ऑपरेशन विल बी ऑल द अकाउंट होल्डर। कब? जब किसी ने जॉइंट अकाउंट खोला लेकिन उसमें कोई ऑपरेशन के लिए कोई बात नहीं करी, तो सिंपल समझ लेना कि सबके सिग्नेचर रिक्वायर्ड है उसके अकाउंट के ऑपरेशन में, ठीक है। इफ एनी चेंज इज रिक्वायर्ड इन द ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन बाय एनी वन और मोर द अकाउंट होल्डर और anyone or more the account holder desire to revoke the instructions already given, such modification revocation already on record should be signed। देखो यहां पे आई इंपॉर्टेंट बात। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन दी गई है, कोई भी इंस्ट्रक्शन पहले से दी गई है और उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, रिवोकेशन यानी उसको विड्रॉल करना है, उसके लिए हमेशा सबके सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। तो यहां जितने टेक्निकल शब्द दिखे थे, क्या दिखे थे? एक तो यहां पर था टू रिवोक द इंस्ट्रक्शन, यानी जो उन्होंने पहले से किया वो कहा हुआ है उसको हटा लेना, या कोई मॉडिफिकेशन की बात करी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी अगर करेंगे तो सारे अकाउंट होल्डर को साइन करना जरूरी है वहां पे। हाउएवर एनी ऑफ देम कैन स्टॉप द पेमेंट। अब देखो यहां पे देखिएगा जरा, जब भी बात नुकसान को रोकने की आती है, इसका लॉजिक समझिएगा। कोई भी ऐसी चीज जिससे फ्यूचर में सबको नुकसान हो सकता है,
तो उसका एक भी आदमी, एक भी पर्सन अकाउंट वाला उंगली उठा देगा तो पूरा ऑपरेशन रोक दिया जाता है। यही सेम केस पार्टनरशिप अकाउंट में होती है। अगर कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं किया जाता, बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाता है। तो वही बात यहां पर है कि अगर स्टॉप करने की बात है, ये लिखा हुआ है इस चेक को स्टॉप करने की बात है, तो उनमें से एक भी बोल देगा कि चेक स्टॉप कर दीजिए तो स्टॉप कर दिया जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाला लॉजिक क्या यहां लागू होगा या नहीं होगा। सी पॉइंट में आपको आंसर देना है कि ये जो चेक स्टॉप करने वाला जो फंडा है या जो रूल है वो इस सी वाले में लागू होगा या नहीं होगा, आपको आंसर देना है। रमेश कुमार जी, जो इसमें राइट अप है वो तो अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है और मैं जो ये हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो जिससे हिंदी और इंग्लिश मिक्स होके चले आए। हाँ, तो कुछ लोगों ने आंसर दिया होगा, कुछ लोगों ने बोला नहीं लागू होगा। ठीक है, चलो जो भी आपने आंसर दिया है, चलो अब इस बात पे देख लीजिए कि इस वाले केस में इसका कोई रोल नहीं होता है। फॉर्मर का कोई भी रोल इसमें नहीं होता है, सॉरी इसका सर्वाइवर का कोई भी रोल नहीं होता जब तक फॉर्मर जिंदा है। इसका तो सीन ही तब आता है जब फॉर्मर की डेथ हो जाती है। ठीक है, समझ गए। आगे देखो, एनी अदर जॉइंट अकाउंट होल्डर, हाँ तो यहां ये बोला था कि कोई भी जॉइंट अकाउंट होल्डर वो रोक सकता है। द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑपरेशन इन द अकाउंट विल बी स्टैंड काउंटरमेंडेड इन केस ऑफ इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, डेथ ऑफ एनी ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर एंड द ऑपरेशन ऑफ द दिस अकाउंट विल बी स्टॉप। तो ये मैंने जब आज की क्लास शुरू करी थी तभी बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं क्या होगा, काउंटर मैंडेड। अब काउंटर मैंडेड क्या होता है, मैंडेड होता है कुछ आदेश दे दिया उसने बैंक को कि भाई ऐसा ऐसा अकाउंट चलाना है, लेकिन जैसे भी किसी भी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए या वो पागलपन हो जाए या दिवालिया हो जाए, उस कंडीशन में वो जो उसका मैंडेट था वो खुद ही कैंसिल हो जाता है, यानी उस अकाउंट के ऑपरेशन रुक जाते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन रुकने में उसमें डिपॉजिट आना नहीं रुकता। ऑपरेशन रुकने में क्या है, क्योंकि अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, अकाउंट चल रहा है। अगर अकाउंट चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसका डिपॉजिट आना जो है कंटिन्यू रहेगा, केवल विड्रॉल उसके स्टॉप होते हैं। ठीक है, अब जो छोटी बात हमने पहले भी कर ली थी एक बार कि कैसे उसके ऑपरेशन होंगे, वही बात रिपीट में आ रही है। रूल्स फॉर क्लेम ऑफ अकाउंट ऑन द डेथ of any of the joint account holder, the survivors are entitled to whole amount। तो यहां पर जो नॉमिनी है, नॉमिनी की जरूरत नहीं है क्योंकि उस अकाउंट में अभी सर्वाइवर है। फिर क्या बोलता है, नॉमिनेशन कैन बी एंटरटेन फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल द जॉइंट अकाउंट होल्डर। देखिए मैंने यही बात बताई आपको कि नॉमिनेशन का केस यहां पर बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही सारे सर्वाइवर की डेथ हो जाए तो ही नॉमिनी एक्टिवेट होता है। क्लियर हो गई बात बिल्कुल। चलो अब एक वर्ड होता है राइट ऑफ सेट ऑफ। राइट ऑफ सेट ऑफ नहीं, नो राइट ऑफ सेट ऑफ कैन बी एक्सरसाइज इन द केस ऑफ ए जॉइंट अकाउंट फॉर द अमाउंट ड्यू टू द बैंक्स इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी। यानी इसका एग्जांपल समझ लीजिए कि जॉइंट अकाउंट ए बी सी के नाम है और लोन जो है, जो लोन है वो ए के नाम है, तो इसके साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। जब हमने वो टॉपिक पढ़ा था जहां पे जिस टॉपिक में हमने पढ़ा था नो राइट ऑफ सेट ऑफ पढ़ा था। राइट ऑफ सेट ऑफ में क्या होता है, उसको बोलते हैं क्लेम एंड काउंटर क्लेम। मैंने बी से कुछ लेना है और मैंने बी को कुछ देना भी है,
तो वो दोनों चीजें क्या होती थी, एडजस्ट होके नेट अमाउंट बनना एक तरह से सेट ऑफ कहलाता है। तो वो कह रहा है कि अगर ABC के नाम अकाउंट है और A के नाम लोन है तो ये नहीं हो सकता, लेकिन रिवर्स, अगर A के नाम यहां है और लोन ABC के नाम है तो हो सकता है। ये वहां भी हमने रूल पढ़ा था, ठीक है। जो जिन लोगों ने क्लास उस दिन ली थी उन्हें पता होगा कि ये लोग ये वाला केस उस दिन मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और डिपॉजिट, ये जितने मैं यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ इसी को हम बोलते हैं केस स्टडी। और केस स्टडी वाले जो JIB में क्वेश्चन आते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अकाउंट ऑफ सेम पर्सन मस्ट बी इन दिस एक्सरसाइज। लेकिन वीरेंद्र जी इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो आपने आंसर दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अकाउंट, इसका कॉन्सेप्ट है क्लेम और काउंटर क्लेम का। इसका मतलब यह है कि एक ने लेना है और उसने उसी का कुछ देना भी है। 2 पॉजिटिव अकाउंट यानी 2 डिपॉजिट के अकाउंट सेट ऑफ नहीं होते। हमेशा ध्यान रखना कि एक लेने का और एक देने का अकाउंट सेट ऑफ होता है, ठीक है। चलो, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था कोई बात नहीं, अभी आप देखिए आगे, ठीक है। नेक्स्ट है 100 लोग पूरे लाइव क्लास में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ डिपॉजिट मेड बाय अ हिंदू of his money jointly with his wife or any other person payable to either survivor does not on his death constitute a gift by him to the other person। ठीक है, अब इस बात को समझिए। कह रहा है कोई हिंदू है, उसने कोई डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है, और वो जॉइंटली किया हुआ है किसके साथ, हिज वाइफ और एनी अदर पर्सन। और पेबल टू क्या है, either or survivor, does not on his death constitute a gift by him to the other person। आगे बोलता है the deposit amount in the absence of anything to the contrary should be presumed to belong to the husband and should therefore pass on the legal heirs of the husband including the wife who is the survivor। अब ये किस केस की बात कर रहा है कि मान लिया A का एक अकाउंट है, उसकी वाइफ B है, इसकी हो गई डेथ, तो ये समझ लो जो लीगल हायर है वो उसमें इसकी वाइफ और उसकी वाइफ है ना, या पास ऑन टू द लीगल हायर्स ऑफ द हस्बैंड इंक्लूडिंग हिज वाइफ। इंक्लूडिंग हिज वाइफ से मतलब क्या है, ये वाइफ जो है हस्बैंड की लीगल हायर है और इनके जो सन और डॉटर हैं वो भी, यानी इतने लोगों पे वो ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट पे आइए। आपका एक क्वेश्चन हमेशा इसमें से आता है, एक क्वेश्चन हमेशा इसमें से आता है। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं। जब क्लास शुरू हुई थी तो एक बच्चे ने पूछा था कि -10 वाला केस पूछा था, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो भी केस हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के, उसमें कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड राइट नहीं रखता या उसके कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाता। केवल वो अपने बेनिफिट के लिए वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उस पे पॉइंट्स हैं अकाउंट ऑफ माइनर्स पे क्या है। तो सबसे पहली बात है, एक एक्ट है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, इंडिया की बात हो रही है, इंक्लूडिंग माइनर फॉर हुम अ गार्जियन फॉर द पर्सन और द प्रॉपर्टी इज अपॉइंटेड बाय ए कोर्ट। अब देखना, यहां सुनना जरा, देखो एक तो बोला है गार्जियन, दूसरा बोला है प्रॉपर्टी इज अपॉइंटेड बाय ए कोर्ट। अब देखो, एक होता है नेचुरल गार्जियन बोलते हैं, ठीक है। एक क्या, कभी कभी कोर्ट भी किसी को गार्जियन बना देता है उसका। जैसे मान लिया कोई अनाथ बच्चा है तो कोर्ट ने कहा इसकी देखभाल ये करेगा, या उसने कोर्ट से अप्लाई किया, कोर्ट ने उसको परमिट कर दिया इसको आप पालेंगे, तो वहाँ वो हो, एक तो नेचुरल हो गया, एक हुआ कोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, बात आ रही है अपॉइंटेड बाय कोर्ट, अटेन्स द एज ऑफ मैच्योरिटी ऑन हर कंप्लीटिंग द 18 ईयर्स एज पर सेक्शन 11 ऑफ इंडिया। अब ये कहाँ की बात आ गई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात आ गई 11 की, कि when the age of maturity has been provided by law is be 18 years, any person less than that age
इवन बाई ए डे, एक दिन छोटा भी अगर होगा तो उसको माइनर कहेंगे कानून के अनुसार। इफ इट फर्दर स्टेट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ द मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ए साउंड माइंड। देखो वो वाली बातें आगे फिर, तो वो क्या होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो हमने बोला था कोर्ट ने उसको मना नहीं किया होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए, ठीक है। द एसेंस ऑफ दिस इज दैट ए माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए क्या किया गया है, मना। अगर एक दिन भी छोटा है तो सेक्शन 11 में बोला गया है, 18 साल वाली जो बात है वो सेक्शन कहां बोली गई है, 11 में बोली गई है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए कि जिस उसमें कोर्ट किसी माइनर के लिए कोई अपॉइंटी करता है, उस केस में वो माइनर कितने साल में मेजर होता है, ये क्वेश्चन है। आप लोग आंसर दीजिए कि अगर कोई अपॉइंटी है, किसी माइनर का अपॉइंटी कोर्ट ने कर रखा है, उस केस में वो माइनर कितने साल में मेजर माना जाता है। आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ एक आंसर तो 18 दिया हुआ है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर 18 नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, देखो आंसर आने लग गए। मनीष सिंह जी ने और चंदन जी ने आंसर दिया 21, बिल्कुल ठीक है कि अगर कोर्ट ने किसी माइनर को के लिए कोई अपॉइंटी किया हुआ है तो वो बंदा 18 में मेजर नहीं होता, वो 21 में होता है, ठीक है। जो लोग 18 आंसर दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, ठीक है। चलो आगे क्या, दिस इफेक्ट हिज कैपेसिटी टू होल्ड, एक्वायर, डिस्पोज द प्रॉपर्टी। तो जो 18 साल का हो जाएगा तो वो इतनी चीज कर सकता है, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, उसको खरीद सकता है और उसको डिस्पोज भी कर सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ द नेसेसिटी ऑफ लाइफ एज पर द स्टेटस ऑफ द पार्टी टू ए माइनर इज ए वैलिड। अब देखो वो वाली बात भी आगे जो मैंने शुरू में बोल दी थी, क्या अगर वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ या उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज है, उस कंडीशन में वो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, वैलिड होता है। तभी आपने देखा होगा जो माइनर की एफडीआरस होती हैं उसके अगेंस्ट, माइनर की एफडीआर के अगेंस्ट जब बैंक लोन देता है तो लोन देता है, लेकिन उसमें डिक्लेरेशन लेता है कि भाई ये इसके वेलफेयर ले रहे हैं। तो जो उसका गार्जियन होता है वो लिख के देता है कि ये पैसा मैं जो ले रहा हूँ उसी के वेलफेयर के लिए ले रहा हूँ, तो उस समय वो वैलिड कर लेते हैं, ठीक है। इन द सेम वे माइनर कैन ऑल्सो रिकवर मनी फ्रॉम अदर्स। अब यहाँ देखो उसने कहा वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड तो नहीं है, लेकिन अगर माइनर को किसी से पैसा लेना है तो वो ले सकता है, देने में आप उसे जबरदस्ती नहीं ले सकते, ठीक है। इफ एडवांस सिंस ए माइनर कैन बी बेनिफिशरी, मतलब जो माइनर है वो बेनिफिशरी तो बन सकता है, ठीक है, लेकिन लाइबिलिटी नहीं ले सकता। इन केस ऑफ ऑल अदर कॉन्ट्रैक्ट अ माइनर में रेपुडिएट हिज प्रॉमिस और कंसेंट, यानी और सारे केसों में जो माइनर है वो इस प्रॉमिस और कंसेंट को डिनाई कर सकता है, ठीक है। ये माइनर में से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। हो सकता है आपने पढ़ा हो, फिर भी आप दोबारा एक बार देख लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम है 15-20 दिन बाद, इसलिए आप जरूर वो देख लीजिए, ठीक है। आगे क्या पॉइंट है देखिए, विद ए व्यू टू इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपने सुना होगा कि थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, तो उसमें क्या होता है, सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स पैसा इकट्ठा करते हैं और वो उन्हीं मेंबर्स को उधार देते हैं, तो उस सब प्रोसेस को ये थ्रिफ्ट बोलते हैं। थ्रिफ्ट एंड सेविंग के कल्चर को वो बढ़ाने के लिए बैंक्स हाउएवर अलाउ माइनर टू अबव द एज ऑफ 10 ईयर। तो यहाँ पे एक नया जो चेंज आया, 10 साल के जो माइनर हैं उनको बैंकिंग में लाने के लिए ये अलाउ कर दिया गया है टू ऑपरेट डिपॉजिट अकाउंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन अटैच टू सच अकाउंट। ओपनिंग ऑफ माइनर्स अकाउंट नीड कंप्लीशन ऑफ सर्टेन फॉर्मेलिटीज। तो यानी छोटे का अगर 10 साल
का अगर वो हो गया है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान रखना, अबव द एज ऑफ 10 ईयर, तो अबाउट 10 का मतलब है 10 साल का हो चुका है, 10 साल का, ठीक है, हो चुका है, तो वही अकाउंट खोलेगा। और वो क्या क्या कर सकता है, उसके अकाउंट में क्या लेना है आपको, एक तो इंट्रोडक्शन जरूर ले लेना है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ले लेना है, उसकी आइडेंटिटी लेनी है, एज लेनी है, रेजिडेंस प्रूफ लेना, और आईडी कार्ड फ्रॉम द स्कूल एक्सेट्रा, यानी कोई ना कोई प्रूफ आपको उससे ले लेना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई माइनर अकाउंट है और 10 साल में आपने खोला था या 11 साल में खोला था, और 11 साल में खोलने के बाद उसकी उम्र 18 साल पार कर जाती है, तो आपको क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, या उसको कोई चिट्ठी देनी पड़ती है, क्या फॉर्मेलिटी ऐसी होती हैं जिससे उसका अकाउंट जो है मेजर उसमें कन्वर्ट हो जाए, क्या उसको कोई फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है या नहीं, आप लोग आंसर दीजिएगा। हाँ, तो आंसर आने लग गए, केवाईसी, बिल्कुल ठीक है, आप उससे केवाईसी ले लीजिए, ठीक है। तो और केवाईसी लेने के बाद आप क्या करिए, फ्रेश केवाईसी लेने के बाद उसके सिग्नेचर वगैरह सब कुछ लेने के बाद एज प्रूफ जो है एज सच दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज प्रूफ तो उसने दे ही रखा था आपको, उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए। एज प्रूफ तो उसने, हाँ अगर नहीं दे रखा था, लेकिन नहीं दे रखा तो आपने अकाउंट कैसे खोला होगा, उसका कैसे मान लिया होगा वो 11 साल का है। तो इसमें जो है एज वो है, वो एज प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केवाईसी फ्रेश ले लीजिए, क्योंकि उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, उसके सिग्नेचर का स्टाइल चेंज हो जाता है, वो सब ले लीजिए। और उसके साथ साथ आप सिस्टम में उस अकाउंट को क्या है, मेजॉरिटी वाला अकाउंट भी शो करेंगे, ठीक है। आगे क्या है, ऑपरेशन बाय गार्जियन माइनर सेल्फ, यूजुअली द अकाउंट शुड बी ऑपरेटेड बाय द गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर whose date of birth and the date of attaining majority recorded in the ledger account after attaining the majority। अब यहाँ पे देखा आगे बात आ गई, आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी वाली बात, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर मेजोरिटी में आ जाता तो द गार्जियन इज नॉट अलाउड टू ऑपरेट द अकाउंट एनी फर्दर, यानी जैसे उसकी एज उस एज में पहुंच गई तो आप बिल्कुल गार्जियन को मना कर देंगे, ठीक है। विदाउट कंफर्मेशन फ्रॉम द माइनर हु इज नाउ ए मेजर, सेक्शन 26 ऑफ NI एक्ट प्रोवाइड्स दैट ए माइनर में ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवर एंड नेगोशिएट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एज सच अ माइनर कैन ड्रॉ ए चेक। अब देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि माइनर चेक ड्रॉ कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वो पावर दी गई है, कहाँ पर दी गई है, NI एक्ट में, क्योंकि चेक जो इंस्ट्रूमेंट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और उसकी पूरी हैंडलिंग का पूरा प्रोसीजर NI एक्ट में दिया गया है। तो माइनर को अगर चेक हैंडल करना है तो परमिट किया गया है, कौन से सेक्शन में, 26 में, ठीक है। ऑर्डिनली द बैलेंस इन सच अकाउंट आर सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम अमाउंट, तो माइनर के अकाउंट में एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखी जाती है कि उससे ज़्यादा का बैलेंस वो नहीं रख सकता। नो ओवरड्राफ्ट इज अलाउड इन दीज अकाउंट, कोई भी ओवरड्राफ्ट अलाउड नहीं होता। माइनर शुड बी लिटरेट। अब देखो, अगर वो माइनर का अकाउंट खोल ले हो तो तभी खुलेगा जब वो क्या हो, लिटरेट हो, यानी लिखना पढ़ना जानता हो। टू माइनर कैन नॉट, देखो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, टू माइनर कैन नॉट ओपन अ जॉइंट अकाउंट। ये बहुत कई बार क्वेरी आती है बच्चों की कि दो माइनर अकाउंट खोल सकते हैं जॉइंट अकाउंट, बिल्कुल मना किया है। फादर इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ फॉर ओपनिंग द अकाउंट, बट RBI हैज ऑथराइज द मदर ऑल्सो। पहले कई कामों में सिर्फ फादर को लेते थे, अब वो मदर को भी लेते हैं, ठीक है। However, banks should take adequate safeguard in allowing the operation in the such account by ensuring that the minor's account opened with the mother's guardian are not allowed to be overdrawn and they are always remain in credit। तो ये तो नॉर्मल बात आ गई कि कोई भी अकाउंट माइनर का है तो उसको ओवरड्रान नहीं करना है, तो उसको ओवरड्रान नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए अगली बात पे। Children older than 10 years will no longer need the help of their parents to guardian open and operate saving account।
टू बूस्ट फाइनेंशियल, और ये जो है मई 2014 से आरबीआई के वो आए थे, जहां पर 10 साल के ऊपर बच्चे को इंडिपेंडेंटली अकाउंट ओपनिंग करने, ऑपरेट करने के लिए परमिट किया गया। आजकल जो बैंक में है, अलाउ माइनर्स टू ऑपरेट बैंक अकाउंट ओनली अलोन विद ए पेरेंट और ए गार्जियन। अभी तक, इससे पहले एज ऑफ नाउ का मतलब इससे पहले तक ऐसा होता था। ऑल चिल्ड्रन आर टीनेजर बिलो 18 एज आर कंसीडर्ड माइनर अंडर द करंट रूल हो गया। आरबीआई ऑल्सो अलाउड द बैंक्स टू ऑफर एडिशनल फैसिलिटी लाइक, अब ये भी माइनर को ये भी देने लगे, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम। ये बहुत सारी कॉमन बातें आपको पता होंगी, लेकिन जस्ट रिवीजन के लिए, जिससे आपको ये 5-6 पेज का जो टॉपिक है ये आपको नहीं करना पड़े। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी अजिंक्य जी ने ये लिखा है कि पैन कार्ड इफ अवेलेबल, क्या माइनर पैन कार्ड बना सकता है? आप लोग आंसर दीजिए, क्या माइनर पैन कार्ड बना सकता है? आप लोग आंसर करिए। हाउएवर द सेंट्रल बैंक सेड सच फैसिलिटी शुड बी विद इन ओवरऑल नॉर्म्स ऑफ द बैंक। तो इसका मतलब क्या है, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक सब दे सकते हैं, लेकिन उसका बैंक के जो अपने रूल है उसके अकॉर्डिंग उसको देनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या है आंसर? यस, बिल्कुल जी हाँ, माइनर का भी पैन कार्ड बन जाता है, क्योंकि हो सकता है उसकी कोई ऐसी इनकम हो जैसे एफडी की इनकम, क्योंकि मान लिया कोई गिफ्ट कर गया उनको एफडी, तो एफडी की इनकम हो रही है। कोई ऐसी इनकम जो टैक्सेबल है, जैसे मैं बताऊं आपको, जो आपके ये रियलिटी शो होते हैं, इसमें तो 8-9 साल 10 साल के बच्चे परफॉर्म करते हैं। अब मान लिया उन्हें वहाँ 25 लाख रुपए मिल गया, तो उस पर टैक्सेबल इनकम होती है। तो टैक्सेबल इनकम अगर होगी तो टैक्स कैसे देंगे? पैन कार्ड होना चाहिए, तो पैन कार्ड होता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखिए। आरबीआई ऑल्सो अलाउड बैंक्स टू ऑफर एडिशनल फैसिलिटीज लाइक इंटरनेट बैंकिंग, ये तो हो गया था हमारा। आगे ये वाला पॉइंट है कि आरबीआई ने क्या हुआ, गिवन द लीवे टू द बैंक टू फिक्स द मिनिमम एज एट विच दे विल अलाउ माइनर टू ऑपरेट सेम अकाउंट। तो आरबीआई ने तो गाइडलाइन बना दी कि 10 साल से ऊपर को आप कर सकते हैं, लेकिन बैंकों का अपना एक उन्होंने उसको छोड़ा हुआ है कि वो अपनी वहाँ जो 10 साल वाली एज है रखें या ना रखें। बैंक कैन ऑल्सो फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मनी, तो मनी के हिसाब से भी वो अपने वहाँ कर सकते हैं कि कितना कितना करना है और ऐसे अकाउंटों में कैसे डिस्पोज करना है। बैंक्स कैन ऑल्सो डिसाइड ऑन द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी नीडेड टू ओपन ए, तो बैंक अपने आप माइनर के लिए कौन कौन से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में कौन कौन से फॉर्मेट चाहिए वो खुद भी कर सकता है। रूल्स फॉर ऑपरेशन, इफ द गार्जियन डाइज ड्यूरिंग द माइनॉरिटी then the balance can be paid to the minor after his attaining the majority। अब देखो सुनो, अगर इन बिटवीन उसका गार्जियन की डेथ हो जाती है तो वो पैसा उस माइनर को मेजोरिटी होने पर मिल सकता है। इफ द माइनर अकाउंट होल्डर डाइज, और अगर खुद वो जो माइनर अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए, तो माइनर का जो भी पैसा है वो किसके पास चला आता है, जो उसका नेचुरल गार्जियन होता है। एज ही बिकम्स द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ इट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वाला ये मैंने यहाँ पे 1 क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, इन द केस ऑफ मैरिड माइनर गर्ल हर हस्बैंड, देखो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर वो माइनर गर्ल मैरिड है तो उसका हस्बैंड का राइट पहला आ गया है। ठीक, इफ अ मेजर सेल बी ए नेचुरल गार्जियन, if a major shall be a natural guardian, क्लियर होगी बात। in the case of a married minor girl her husband, if a major, यहाँ पे उसका हस्बैंड मेजर होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक गर्ल है, एक गर्ल है 18 ईयर्स की, नहीं इसको हम 16 ईयर कर देते हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया। और उसका जो हस्बैंड है वो 17 ईयर का है, ठीक है, और इसकी डेथ हो गई। अगर इसकी डेथ हो गई तो उस केस में जो उसका हस्बैंड है, क्या उसको पेमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कौन है? अभी मेजर नहीं है। तो इसका पेमेंट किसको जाएगा? जो उसका नेचुरल गार्जियनशिप जिसमें अकाउंट खुला हुआ उसको जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अखिलेश सिंह, यहां तो नेट सही चल रहा है, आपकी तरफ शायद स्लो है। मनीष सिंह जी सॉरी, क्योंकि यहां सही चल रहा है, आप देख लीजिए एक बार है। तो ये क्लियर हो गया। अगर उसका हस्बैंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर उसका हस्बैंड मेजर नहीं हुआ है तो गर्ल की जो मनी है वो उसके हस्बैंड को ट्रांसफ़र नहीं होगी, डेथ होने पर वो उसके जो भी नेचुरल गार्जियन था उसको ही ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, चलो आगे आ जाइए। बहुत जल्दी हमारा ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है, लेकिन अच्छा टॉपिक है, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा कंसंट्रेशन में भी रहिएगा, इसको लापरवाही से मत लीजिए। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ। चलो, अब जो बात आई HUF की बात आई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात होगी, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में पहले मैं बता दूं क्या होता है। देखिए, पहले क्या होता था, मान लिया किसी के फादर ने कोई बहुत बड़ा घर बना दिया जिसमें 6 कमरे किराए पे उठे हुए हैं, 6 कमरों से किराया आता है, और उन फादर के 4 सन हैं और चारों सन IAS ऑफिसर हैं और टैक्स देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि फादर की डेथ के बाद उस हाउस से जो रेंटल इनकम आती थी वो भी 5-6 लाख रुपए आती थी। तो वो 5-6 लाख रुपए किसकी इनकम में जुड़ेंगे? यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हिंदू HUF का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। HUF का कॉन्सेप्ट है ABCD, एक X है, उनके ये 4 सन हैं, इनका एक बहुत बड़ा घर है और उससे रेंट आता है 5 लाख, और ये सारे लोग IAS ऑफिसर हैं, सारे इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं। इनकी डेथ हो चुकी है, इस प्रॉपर्टी की इनकम से जो 5 लाख रुपए इनकम आ रही है वो किसकी इनकम में जुड़ेगी? वो 5 लाख रुपए इनकम किस में जुड़ेगी? तो इसके लिए इनकम टैक्स में एक रूल जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आया, तो उन्होंने क्या किया कि भैया इस प्रॉपर्टी को हम जॉइंट ओन करेंगे, हम जॉइंट ओन करेंगे, और किसके नाम से? HUF के नाम से। तो इसका मतलब ये हुआ, एक HUF नाम से ये इसको, इस पूरे हाउस को एडमिनिस्टर करेंगे और उनकी इनकम टैक्स रिटर्न इसके नाम से जाएगी, HUF के नाम से। ठीक है, यानी ये अब इस समय 5 पार्टियां हो गई। तो उनके अकाउंट कैसे खोलते हैं, उसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं इसमें। तो उसमें क्या है, अब जो चीज़ मैंने अभी बताई थी उसको जरा टेक्स्ट में देख लेते हैं। क्या बोला हुआ? कोई बिजनेस इनहेरिट हुआ है, जहां हिंदू डाई हो गया और उसका बिजनेस छूट गया कुछ, इट पासेस ऑन द लीगल हाइस, तो लीगल हाइस में चला गया। इफ ही लीव्स मेल चिल्ड्रन इट डिसेंड्स टू देम एंड द प्रॉपर्टी बिकम्स HUF प्रॉपर्टी। तो अभी हम बोला कि अगर उनके कोई भी मेल कोई बच्चे हैं तो उनको वो ट्रांसफर हो जाती है, और क्या है, द मेंबर ऑफ फैमिली आर कॉल्ड को-पार्टनर। अब जो हमने ABCD का आपको एग्जाम्पल दिया, ये सारे क्या कहलाएंगे? को-पार्टनर। क्या बनाएंगे? तो को-पार्टनर एक ऐसा वर्ड है, जैसे पार्टनर होता है ना, पार्टनर, तो ये पार्टनर है, ध्यान रखिएगा, को-पार्टनर।
पार्टनर तरह से होता है, लेकिन ये को पार्टनर है। एंड द एल्डेस्ट मेल चाइल्ड, वो क्या हो जाएगा, कर्ता या मैनेजर, कर्ता या मैनेजर। व्हेन एन अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ HUF, all the adult members have to sign even though the karta would operate on the account. When the business is ancestral, the co-partner are liable to the extent of their share in the family property and no personal liability. अब देखो इसको ये क्या बता रहा है यहाँ पे, मान लिया कोई बिजनेस कर रहा है, अभी तो मैंने एक अकाउंट का एग्जांपल दिया, मान लिया ये कोई कंपनी चलाते हैं या कोई फर्म चला रहे हैं, ये कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में लॉस हो जाए, बिजनेस में क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो बिजनेस में लॉस, इनकी परसेंटेज हम ऐसा कह सकते हैं, ये 20% का मालिक है, ये 30% का, ये 40% का और ये 10% का। तो जब बिजनेस चल रहा है तो उसमें जितने जितने परसेंटेज के मालिक हैं, तो इनकी लायबिलिटी सिर्फ इसी परसेंटेज तक रहेगी, अलग से इनको पैसा नहीं देना। तो मान लिया बिजनेस में 10 करोड़ का लॉस हो गया, तो 10 करोड़ का लॉस इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा और उनको अपने पास से कुछ नहीं देना होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? नो पर्सनल लायबिलिटी। और उस अकाउंट को कैसे ऑपरेट करेंगे? अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्या जब HUF जब अकाउंट ओपन करता है तो उसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उस घर के, क्या वो लोग साइन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो उसमें होता क्या है, उनके बिहाफ पर जो अदर मेंबर हैं, वो जो मेजर मेंबर हैं, वो लोग साइन कर देते हैं उसमें। ठीक है, क्या पॉइंट है? द कर्ता हैज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी टू अवेल लोन। देखो, लोन भी मिल जाएगा उसे, कोई भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है वो, और सेफर साइड में द लोन डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय द ऑल एडल्ट मेंबर। तो बैंक में वही बोलते हैं ना, लॉ एंड प्रैक्टिस की बात बोलते हैं, तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि भैया सबसे साइन करा लो। किस केस में? लोन के केस में। द कर्ता हैज द पावर टू ट्रांसफर एन एसेट, ट्रांसफर भी कर सकता है, प्रोवाइडेड इट इज मेड फॉर द लीगल नेसेसिटी और फॉर द बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। तो एस्टेट से मतलब होता है वो पूरा जो बिजनेस चल रहा है उसको। ठीक है, और वो बोला है कि वो जब वो ट्रांसफर कर सकता है एसेट को, लेकिन उसके लिए क्या है, वो बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के लिए, सबके लिए बेनिफिट होना चाहिए। द बर्डन ऑफ प्रूविंग लीगल नेसेसिटी रेस्ट विद द ट्रांसफरी। ठीक है, क्लियर हो गया? द बर्डन ऑफ द प्रूविंग लीगल नेसेसिटी रेस्ट इन द ट्रांसफरी, यानी कि क्या ऐसी जरूरत थी, तो वो उनको प्रूफ करना पड़ेगा, हाँ उनको ऐसी जरूरत थी इसलिए उन्होंने ये बेचा। ठीक है, आगे, नेम ऑफ द मेल माइनर को-पार्टनर शुड बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड एंड देयर गार्जियन मस्ट साइन ऑन द डॉक्यूमेंट। हाँ, तो अभी मैंने जब बोला था कि भाई माइनर वाला केस बताया था कि माइनर वाले केस को पार्टनर है, तो उस कंडीशन में जब लोन होता है तो वो तो छोटा है, तो उसको उसके साइन उसके गार्जियन से कराते हैं, यानी वो छोटा भाई है तो बड़े भाई से करा लेंगे साइन। ठीक है, विड्रॉल ऑफ वन ऑफ द को पार्टनर डज नॉट पुट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन जियोपार्डी, यानी कोई को पार्टनर अगर उससे बाहर निकल जाए, विड्रॉल ऑफ वन ऑफ द को पार्टनर डज नॉट पुट, तो उससे उस HUF का एग्जिस्टेंस खतरे में नहीं आता है। ठीक है, चलो अगला है, वाइल ओपनिंग द अकाउंट एंड ऑन द चेक इशूड द यूज ऑफ द वर्ड HUF इज एसेंशियल। तो अगर आप चेकबुक इशू करेंगे तो उसमें चेक जो इशू हो रहा है उसमें HUF वर्ड जरूर लिखना है आपने, along with the name of the unit in order to give the notice to the public। तो अब जैसे उन्होंने लिखा ABC एंटरप्राइजेज और बगल में क्या लिखेंगे, HUF, ये जरूर लिखना है। ये एक लीगल नेसेसिटी है, कोई भी HUF अगर कोई साइन वाइन करेगी तो वो उसमें HUF का नाम, HUF वर्ड जरूर लिखेगी, जिससे एक कॉमन पब्लिक को पता लग जाए कि ये यूनिट जो है HUF की यूनिट है। ठीक है,
चलिए आगे आ जाइए। द अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय द कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली, इट कंसिस्टेंट ऑफ वेरियस ब्रांच, द अदर मेजर मेल को पार्टनर आर अलाउड टू ऑपरेट द ऑन द अकाउंट। तो इसमें कोई खास बात नहीं है कि क्या कि कई ब्रांचों में अगर अकाउंट होंगे, इसका मतलब आप समझ लो कि मान लिया, इसको एग्जांपल से समझ लीजिए कि ए ब्रांच, बी ब्रांच, सी ब्रांच, 3 ब्रांचें हैं, तो इनके अकाउंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हो सकता है ये मान लिया एक्स, वाई और जेड है, तो एक्स तो यहाँ ऑपरेट कर सकता है, वाई यहाँ ऑपरेट कर सकता है और जेड यहाँ ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट उसके जो को पार्टनर हैं वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब आ गया हमारे कौन से अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म या फर्म का अकाउंट बैंकों में खुलाना बहुत ही चैलेंज का काम होता है। ठीक है, तो उसमें देखिए तो क्या बोलता है, एक तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, उसके सेक्शन 4 में डिफाइन किया हुआ है कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन द बाय वे एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसमें कहता है कि पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये है कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें उसके प्रॉफिट को वो शेयर कर रहे हैं, और बोला देम एक्टिंग फॉर ऑल, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ द गुजरात एंड महाराष्ट्र वेयर इट इज। अब देखो ये गुजरात और महाराष्ट्र 2 वर्ड आप हमेशा ध्यान रखना, गुजरात एंड महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या है, कुछ रूल कई तरह से डिफरेंट चलते हैं इन 2 स्टेट में, और ये रूल इक्विटेबल मॉर्गेज वाले केस में भी चलता है। कोई आप मेरे को बता सकते हैं क्या मामला है, वो आप आंसर कर सकते हैं। इक्विटेबल मॉर्गेज वाले में एक पॉइंट आता है गुजरात और महाराष्ट्र वाला, वो क्या पॉइंट है बताइए, अगर किसी को पता है, नहीं तो मैं शेयर करूंगा फिर आपको। चलिए और आगे देखते हैं, रूल्स फॉर ओपनिंग द फर्म अकाउंट। अब देखो यहां पर बहुत नो आइडिया सर, ये तो आंसर नहीं हुआ ना चलो मैं बताता हूं। ऐसा है, इक्विटेबल मॉर्गेज गुजरात और महाराष्ट्र में अगर होती है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। अदर स्टेट में इक्विटेबल मॉर्गेज को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होता। जो लोग अलग अलग स्टेट में रहते हैं, चलो ये जो पॉइंट आप लोगों ने दिए हुए हैं तो इसमें मैंने बोल दिया कि इक्विटेबल मॉर्गेज जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। जो अदर स्टेट में रहते हैं वो देख लीजिए, जब वो हाउसिंग लोन लेते हैं तो उनके जो हैं केवल उनके डॉक्यूमेंट बैंक में रखे जाते हैं और बैंक में ही एक पेपर पे जो है बैंक अपने वहाँ सब कुछ डिटेल लिख लेता है, कहीं पे तहसील वगैरह में कहीं उसके लिए नहीं जाते हैं। ठीक है, चलो आगे। तो अभी फर्म के अकाउंट खोलने की बात है। वाइल ओपनिंग द फर्म द पार्टनरशिप लेटर, तो यहाँ पे सबसे पहले पार्टनरशिप लेटर आपको लेना है और वो सारे मेजर पार्टनर उसको वो करेंगे। ठीक है, स्टेटिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स अलॉन्ग विद ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन एज टू हु विल ऑपरेट द अकाउंट। ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई। ठीक है, अगला है, अगर कोई इंटरनल डिस्प्यूट होता है पार्टनर के बीच में, उस केस में क्या होगा, तो कोई भी नोटिस देके काम को रोक सकता है। ये अभी हमारी आज की क्लास में पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जब कई सारे लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो स्टॉप करने की पावर किसी को भी, देन द अकाउंट वुड ओनली बी ऑपरेटिव बाय ऑल द। और अगर किसी ने कहा भाई इसका ऑपरेशन रोक दो, तो रोक दिया बैंक ने, लेकिन उसको दोबारा चलाने के लिए उसी के कहने से नहीं होगा, सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, पार्टनर आर म्यूचुअल एजेंट्स एंड कैन बाइंड the firm by their acts at applies to sleeping or secret partner also। तो उन्होंने कहा कि क्या है, कोई भी जो पार्टनर होते हैं वो सारे म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं और जो भी फर्म एक्टिविटी करती है उसके लिए वो सारे पार्टनर जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो चाहे वो सीक्रेट पार्टनर हो। ठीक है, ये केस लॉ है। आगे,
व्हेन द पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्ट टू द राइट ऑफ अदर पार्टनर्स इज इंटरेस्टेड टू वन पार्टनर। क्या बोला? कुड इट बी कॉल्ड द पार्टनरशिप? यस। तो इसने बोला कि अगर जो मैनेजमेंट है वो उस पूरी कंपनी की, उस पार्टनरशिप फर्म की पावर सिर्फ एक में कन्फाइड कर देता है, सिर्फ एक बंदे को अगर पावर दे देता है, तो भी क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी? तो कोर्ट ने कहा यस। यानी वो बनी पार्टनरशिप है। उसने बोला कि हम 5 लोग मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और उन 5 ने लिख दिया उन्हीं में से एक के लिए कि सारा काम ये देखेंगे। तो उन्होंने क्या करा? सारी पावर एक आदमी को दे दी। तो क्या वो पार्टनरशिप मानी जाएगी? तो कोर्ट ने कहा हाँ, ठीक है। वो पार्टनर अपने आप पावर्स को क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है, स्लीपिंग पावर पार्टनर किसे कहते हैं? स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो सिर्फ, जो अभी हमारा एग्जाम्पल चल रहा था वही, कि सिर्फ पैसे देके चला गया कि भैया ये पैसे पकड़ो मेरे हिस्से के, मेरा प्रॉफिट इतना भेज देना, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है आने का। ठीक है, चलो अब देखो, अगर कोई नया पार्टनरशिप ला रहे हैं आप पे, तो ओल्ड अकाउंट कैन बी कंटिन्यूड इफ द बैलेंस इज इन द अकाउंट क्रेडिट। यानी कि अगर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस चल रहा है तो आप दसियों को जोड़ते चले जाओ, लेकिन डेबिट में है तो नहीं होगा ये। बट व्हेन द देयर इज अ डेबिट बैलेंस, द ओल्ड अकाउंट शुड बी क्लोज्ड एंड न्यू अकाउंट शुड बी ओपन टू अवॉइड ऑपरेशन ऑफ द क्लेटन्स रूल। तो क्लेटन्स रूल क्या कहता है कि जैसे ही मान लिया डेबिट था उसमें और उसमें नए नए क्रेडिट आते हैं, अब किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपने 2-3 पार्टनर उसमें डाल दिए और क्रेडिट आते रहे, तो ये जो क्रेडिट आ रहे हैं ये क्रेडिट पुराने वाले डेबिटों को एडजस्ट कर देंगे और आप इन बंदों से पुराने कोई भी डेबिट को आप नहीं ले पाएंगे, ये कहा जाता है। ठीक है, विच स्टेट दैट द फर्स्ट आइटम ऑफ द डेबिट साइड डिस्चार्ज बाय द फर्स्ट आइटम ऑफ द क्रेडिट साइड। यानी यहाँ जो ये डेबिट है वो जो पहला क्रेडिट है उससे एडजस्ट हो गया है, तो ये माना जाता है उसने वो पैसा दे दिया है। द लायबिलिटी इज दस क्रिस्टलाइज एंड फर्दर क्रेडिट आर नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट द ओल्ड लायबिलिटी ड्यूज। तो एक क्लेटन का रूल है, द रूल इज दैट द पार्टनर इज ए एजेंट ऑफ द फर्म, द पर्पज ऑफ द बिजनेस इन द फर्म कैन नॉट बी अप्लाई टू ऑल ट्रांजेक्शन एंड इट डीलिंग्स। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसमें। चलो अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। यहां बोलता है वेयर टू ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म एक्सिक्यूट द प्रोमिसरी नोट इन द फेवर ऑफ द थर्ड पार्टनर एग्रीइंग टू पे हिमसेल्फ सर्टेन ड्यू सम ऑफ हिम, इट वाज हेल्ड दैट द रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट बाउंड। अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं, उसमें उन 3 पार्टनर्स में से 2 पार्टनर ने अपनी सारी जिम्मेदारी एक को दे दी और उसने कहा कि हाँ मैंने इनकी सारी जिम्मेदारी खुद ले ली। तो उस केस में देखो द रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट बाउंड, यानी जो बचे जो पार्टनर हैं वो लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर डिजॉल्व द, और पार्टनरशिप फर्म जैसे ही किसी की डेथ होती है डिजॉल्व हो जाती है, और कुछ भी अगर नहीं हो तो अब देखो सुनो, यह लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग टू द कंट्री। अब देखना, यानी अगर उसमें लिखा हुआ है कंटिन्यू पार्टनरशिप, उनके बायलॉज में लिखा हुआ है यदि किसी की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रहेगी, इसी का मतलब है एब्सेंस ऑफ एनीथिंग टू द कंट्रेरी, यानी कोई ऐसी विरोधाभास बात नहीं लिखी हुई है तो वो फर्म डिजॉल्व हो जाएगी, और अगर उसमें लिखा हुआ नहीं है कंटिन्यू रहेगी तो उस कंडीशन में कंटिन्यू रहेगी। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ द डिसीज पार्टनर, द बैंकर शुड क्लोज द अकाउंट ऑन द फर्म एंड सिक्योर अ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द कोर्ट। अब देखो
ऐसी कंडीशन में अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती, डिसीज हो जाता है, तो बैंकर क्या करेगा, उस अकाउंट को क्लोज कर लेगा और एक कोर्ट से कहेगा भैया इस अकाउंट को कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा उसका लेटर ले आओ। तो बाकी पार्टनर कोर्ट से इसकी परमिशन लाते हैं, किसको ये चलेगा। द अकाउंट वुड हेंसफोर्थ बी स्टाइल एज, अब देखो कैसे चलेगा, उस पार्टनर का नाम जो कि डिसीज हो चुका, मर चुका है, और उसके आगे एक नाम आएगा रितेश मित्तल एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कोर्ट ने उसको अपॉइंट कर दिया है। अब वो कोर्ट के अकॉर्डिंग उस डिसीज वाले बंदे का देखभाल जो करेगा वो आदमी करेगा जिसको कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर नीड्स स्टॉपेज of the bank account operation because the liability of the retiring partner towards the bank and the third party ceases if the public notice is given to local newspaper in respect of the transaction undertaking subsequent to the date of retirement, a new account should be। तो अब देखो यहाँ पे इस केस में भी बिल्कुल वही डेथ वाला केस है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो बैंक का जो अकाउंट ऑपरेशन है उसको रोक देना चाहिए, और वो जो थर्ड पार्टी जो है अब उसको क्या करना पड़ेगा, इफ अ पब्लिक नोटिस गिवन टू द लोकल न्यूज़पेपर इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन अंडरटेकिंग सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अ न्यू अकाउंट शुड बी। वो क्या होगा कि फिर नया अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा अगर कोई उसमें पार्टनर रिटायर हो रहा है, और एक न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करना पड़ेगा कि अब हम रिटायर हो गए, अब हमें इस पार्टनरशिप फर्म से कोई भी मतलब नहीं है। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास लिमिटेड कंपनी का अकाउंट खोलने को जाए, जरा वो लोग बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक, ये क्लेटन रूल को हम लोग लीगल वाली बुक में और क्लियर करेंगे। अच्छा, एक आंसर दिया है इन तमिलनाडु ऑल्सो रजिस्ट्रेशन मस्ट। उदय कुमार शर्मा जी ने आंसर दिया है कि तमिलनाडु में भी रजिस्ट्रेशन मस्ट है। आपको वो देना, ये बैटरी जो ब्लिंक कर रही है ये अभी आधे घंटे चलेगी, आप परेशान नहीं होइए, ठीक है, फिर भी बदलने की कोशिश करेंगे हम। चलिए, तो मैंने पूछा था किसी ने क्या लिमिटेड कंपनी का अकाउंट खोला है, चलो नहीं भी खोला तो आप देख लीजिए। कंपनी इज ए लीगल एंटिटी एंड कैन ओपन अकाउंट इन द सेम वे, जैसे खोल सकती है। और लिमिटेड कंपनी में 3 टाइप होते हैं। लिमिटेड कंपनी कितनी तरह की होती है, एक होती है पब्लिक लिमिटेड, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरी होती है गवर्नमेंट कंपनी। 3 कंपनियां होती हैं। और पब्लिक लिमिटेड और सबके बारे में बता देते हैं। देखो, पब्लिक लिमिटेड हो गया हैविंग ए मिनिमम 7 मेंबर एंड ए मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होती है जिसमें शेयर होल्डिंग, जिसमें पब्लिक का ऑफर भी आता है, आईपीओ भी आ जाता है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, विद ए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, उसकी 5 लाख होनी चाहिए, कंपनी एक्ट में ऐसा बोला गया है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड में कहाँ होती है, उसमें कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, और मैक्सिमम उसमें कितने हैं 50, और उसकी जो शेयर पेड अप कैपिटल है वो कितनी है 1 लाख होनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डज नॉट इंक्लूड द मेंबर हु इज एम्प्लॉय। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोला एम्प्लॉय जो होते हैं वो उसके मेंबर नहीं होते हैं। अगर यही बैंकिंग बिजनेस करना चाहती है तो वहां पर 20 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। प्राइवेट बैंक की जहां बात कर रहे हैं वहां 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर प्राइवेट लिमिटेड कोई बैंक खुल रहा है तो वहां पे 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते, अदरवाइज कितना है 50। ठीक है, चलो आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मैंने कहीं पीछे सुना था कि इसमें कुछ चेंज हो गया, कोई बच्चा इसको अपडेट कर सकता है? ये जो मैक्सिमम नंबर वाला है कुछ अपडेट हुआ है क्या, बताइए जरा। ये जो मैक्सिमम वाला है ये बताइए, क्या कहीं कुछ अपडेट हुआ है?
मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो 50 वाला है ये अपडेट हुआ है क्या? चलिए बिल्कुल ठीक है, आंसर सही आ गया। देखिए हाँ, बैंक एक कंपनी है बिल्कुल भैया, लेकिन यहाँ पर बैंकिंग के लिए 20 लोग, प्राइवेट बैंक के लिए 20 लोग किए हुए, पब्लिक के लिए लिमिटेड नहीं है। तो ये जो है अब जो है कितना हो गया, 200। जिनको जानकारी थी वो कर लिया, बिल्कुल ठीक है। गूगल भी कर लिया लोगों ने। गूगल तो आप लोग बैठे तो हो, आप लोगों में से कई लोग गूगल हैं, कई लोग इतनी अच्छी तैयारी करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तो कितनी तैयारी करते हैं लोग बाग। ठीक है, चलो। गवर्नमेंट कंपनीज वेयर 51% इज द शेयर आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस वुड लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द कंपनी नेम सच ए कंपनी। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट की कंपनी होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए ये कंपल्सन नहीं है कि वो लिमिटेड वर्ड को लगाए। ठीक हो गया। चैनल ज्वाइन क्यों कर रहे हो? मत करो पेमेंट वहां पे। आप कोई भी बच्चा चैनल पे, यूट्यूब वाले पे पेमेंट नहीं करे, वो अननेसेसरी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब जो है वो फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है। उससे बढ़िया ये है कि आप लोग जो है वो चैनल में आप 1199 का ज्वाइन करोगे, इधर आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। चैनल में लिमिटेड वीडियो हैं, कोर्स में उससे ज़्यादा वीडियोस हैं, जो पुराने वीडियोस भी हैं, क्योंकि सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। और आप लोग जो है ऑफ़र का फ़ायदा उठा लीजिए, वो दिवाली वाला ऑफ़र अभी बंद नहीं किया हुआ शायद। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। इसमें ये जो यहाँ लिखा हुआ है पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और गवर्नमेंट कंपनी, इसका जो शेयर वाला जो मैंने यूनिट लिया था, टॉपिक लिया था, उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया था, तो आप लोग वहाँ पर भी जाके इसको समझ सकते हैं। बाकी अभी तो इतनी चीज़ें इसमें, अभी तो इतना ही है जितना इसमें दिखाई दे रहा है इसमें। चलो अब इनके अकाउंट ओपनिंग के रूल्स वगैरह क्या है इसको देख लीजिए। तो इन्हीं अकाउंटों के रूल्स क्या है, तो इसमें क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंपनी की अकाउंट खोलने की बात आती है तो एक तो होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों चीजें होती हैं, एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इतनी 3 चीजों की जरूरत होती है। डायरेक्टरों के नेम जो हैं, जो कि उसके आर्टिकल में, तो आर्टिकल में इसका जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का उसके बारे में लिखा होता है, तो वो लोग चाहिए। और कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इशूड बाय द ROC, किस केस में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब देखो यहाँ पे इसका लॉजिक समझ लेना कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ROC का कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का लेटर क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि आप पैसा मांग रहे हैं किससे, पब्लिक से। तो उनके पैसों का आप बिजनेस कब शुरू करेंगे ये ROC से पता होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इस कागज की जरूरत नहीं पड़ती है। कब? अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो नहीं पड़ती। ठीक है, आगे क्या है, कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन अपॉइंटेड द बैंक एज कंपनीज बैंक, नेम्स ऑफ द पर्सन ऑथराइज्ड टू ऑपरेट द अकाउंट। तो ये बोलता है कि एक रिजोल्यूशन होना चाहिए कि किस बैंक को अपॉइंट किया हुआ है कंपनी के बैंक की तरह। यानी वो लोग रिजोल्यूशन करते हैं भाई हम इस बैंक में एक अकाउंट खोलेंगे और वहां से अपना ट्रांजेक्शन। स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑथराइज ऑफिशियल्स के होने चाहिए इसमें। कॉपी ऑफ द बैलेंस शीट इन केस ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, तो अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी तो उसकी बैलेंस शीट की कॉपी भी आपको लेनी चाहिए। ठीक है, और कंपनी को इंश्योर करना है, क्या चीजें इंश्योर करनी है, एक तो
अपने इट्स एम्प्लॉय टू कलेक्ट कैश पेमेंट in order to avoid frauds and operational difficulty there should be minimum 3 person at the time to operate। तो ये जरूरी नहीं है, उसमें बोला हुआ है कि there should be 3 person, हो सकता है 2 से भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आमतौर पर कैसे करते हैं कंपनी में क्या करते हैं कि एक के तो पक्के साइन चाहिए और कोई 2 अदर में से एक चाहिए, तो ऐसे बना देते हैं, कुछ सिस्टम बना देते हैं। तो कई बार वो तीनों के साइन करा लेते हैं, ठीक है। और क्या नोट करना है, डेथ ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी डज नॉट डिमांड द स्टॉपिंग ऑफ द पेमेंट। ये देखना, इसको ये वाला आपका 1 क्वेश्चन है, आपका ये 1 क्वेश्चन है कि अगर ऑथराइज सिग्नेटरी की डेथ हो जाए तो क्या है, इससे आपका अकाउंट का ऑपरेशन नहीं रुकेगा, क्योंकि कंपनी की डेथ नहीं हुई है, उसके किसी एम्प्लॉय या उसके ऑथराइज सिग्नेटरी की डेथ हुई है, इसलिए वो रहेगा। जो SBI TO के प्रमोशन वीडियो की आप बात कर रहे हैं, जो भी JIB का पूरा कोर्स है, फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर जनरल बैंकिंग पूरी उसी में से आती है। तो जो लोग JIB की तैयारी कर रहे हैं उनका TO वैसे ही निकल जाएगा। फिर लिमिटेड कंपनी की बात आई, डूइंग ए ट्रेडिंग हैज इम्प्लाइड पावर टू बोरो while a non-trading company is required to specify in memorandum of एसोसिएशन MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों में चाहिए। तो अब क्या बोला कि लिमिटेड कंपनी को बोरो करने की पावर जो होती है वो लिखी होनी चाहिए, while a non-trading company is required to specify in its, ठीक है। तो जो लिमिटेड कंपनी ट्रेडिंग कर रही है उसके पास तो बोरो करने की इंप्लाइड पावर है, और जो नॉन ट्रेडिंग कंपनी है उनके लिए बोरो करने की पावर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होनी चाहिए। उसमें लिखा होना चाहिए कि ये कंपनी इतना इतना पैसा पब्लिक से उठा सकती है, उसका लिखा होना चाहिए, तभी वो बोरो करने, ठीक है। आगे, इंट्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर ओपनिंग कंपनी अकाउंट के लिए कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ROC में उसका सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है। अ चेक पेबल टू द कंपनी शुड नेवर बी डिपॉजिटेड इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ द डायरेक्टर, इट वुड इमंड। तो अगर NI एक्ट के 131 में आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो कंपनी का कोई भी अकाउंट का चेक है कंपनी का, तो डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट में आप कभी भी नहीं डालेंगे, ठीक है। चलिए अगली बात आती है ट्रस्ट। ट्रस्ट से मतलब क्या है, जो ट्रस्ट होते हैं जैसे सोसाइटी और ट्रस्ट है, तो ऐसी ट्रस्ट भी एक है। ट्रस्ट के लिए क्या चीज है, ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन annexed to the ownership of the property arising out of confidence reposed in accepted by the person for the benefit of the beneficiary trustee, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रस्ट क्या है, एक ऑब्लिगेशन लोग लेते हैं कि हम उनके मनी का, उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल करेंगे, ठीक। The person who reposes and declares confidence is called the author of the trust। तो ट्रस्ट का ऑथर वो है जो क्या कर रहा है, खुद सारा कॉन्फिडेंस को डिक्लेयर कर रहा है। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड द ट्रस्टी। एक तो जो कॉन्फिडेंस को लिख रहा है उसको तो बोला ऑथर, और उस कॉन्फिडेंस को जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको बोला ट्रस्टी, और जिसके बेनिफिट के लिए ये कॉन्फिडेंस एक्सेप्टेड हो रहा है उनको बोलते हैं बेनिफिशरी। तो ये इसमें 3 इंपॉर्टेंट बात हुई कि ऑथर कौन होता है, ट्रस्टी कौन होता है, और बेनिफिशरी कौन होता है। और वो इंस्ट्रूमेंट जहां ये सारी कहानी लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रस्ट डीड। और ट्रस्ट डीड का जब आप अकाउंट खोलेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे कि जो ट्रस्टी हैं उनकी फंक्शंस और पावर्स क्या हैं। जो ट्रस्टी हैं उनकी फंक्शंस एंड पावर क्या है। इन केस ऑफ 2 और मोर ट्रस्टी अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड इन द ट्रस्ट डीड ऑल द ट्रस्टी विल ऑपरेट द अकाउंट जॉइंटली। क्या अगर ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि इसमें इतने ट्रस्टी हैं, उसमें से ये और ये इसके अकाउंट का ऑपरेशन करेंगे तो ठीक है, नहीं तो सारे ट्रस्टी को अकाउंट में साइन करने की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, अजिंक्य जी कल या परसों में हो जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट जो है। आगे देखिए, ऑन द डेथ ऑफ वन और मोर ट्रस्टी द अथॉरिटी विल बी वेस्टेड इन द रिमेनिंग ट्रस्टी। तो एक बोला, अगर इसमें क्या है, देखो वो ट्रस्ट बंद नहीं होता, अगर कोई एक ट्रस्टी मर गया तो उसकी सारी जो पावर है ऑटोमेटिक दूसरे में चली जाती है। व्हेन ऑल द ट्रस्टी आर डेड रिटायर्ड न्यू ट्रस्टी विल बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। अगर सारे मर जाएं उस कंडीशन में कोर्ट जो है अपॉइंट करेगा, कोई नया ट्रस्टी लाएगा उस ट्रस्ट की वो करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो द इंसॉल्वेंसी ऑफ द ट्रस्ट इज नॉट इंसॉल्वेंसी ऑफ द ट्रस्ट, क्योंकि जैसे मैंने बताया, जैसे वो कोई ट्रस्टी की डेथ भी हो जाएगी तो बंद नहीं होगी, तो इसी तरह अगर कोई इंडिविजुअल ट्रस्टी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ट्रस्ट इंसॉल्वेंट नहीं हुई। ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट हिज पावर्स अनलेस स्पेसिफाई ऑथराइज। तो ट्रस्ट डीड में अगर उसको अपनी पावर किसी को ट्रांसफर करने का पावर है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट आर रिक्वायर्ड इन सेवरल स्टेट इन इंडिया टू बी रजिस्टर्ड इन द चैरिटी कमीशन के चैरिटी कमिश्नर के वहाँ, और सच अथॉरिटी अंडर द पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। तो जो चैरिटी के लिए काम करते हैं ट्रस्ट, उनको क्या है, यहाँ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ए कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शुड फर्स्ट बी ऑब्टेन बिफोर ओपनिंग सच अकाउंट, बिफोर ओपनिंग सच अकाउंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रस्ट का क्या है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ले लेना चाहिए अकाउंट खोलने से पहले। अब बात आती है एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं। देखिए, जब भी किसी अकाउंट या किसी उसका कंट्रोल कोर्ट किसी और को सौंप देता है, उस कंडीशन में ये नाम आते हैं एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसमें क्या था, अकाउंट शुड बी ओपन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग विद द प्रोबेट। अब प्रोबेट क्या होता है इसे समझ लेना। प्रोबेट जो होता है, जैसे विल होती है ना, विल की सर्टिफाई कॉपी, विल की सर्टिफाई कॉपी को हम लोग प्रोबेट बोलते हैं। विल की सर्टिफाई कॉपी को हम प्रोबेट बोलते हैं। इसके अलावा अ लेटर ऑफ सक्सेशन, लेटर ऑफ सक्सेशन कहा था, इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी के लीगल हायर्स में कोई डिस्प्यूट है या कोई कुछ भी नहीं करना चाह रहा, सिर्फ कोर्ट से कहना चाह रहा है कि भाई इनके ये लीगल हायर्स हैं, तो जब कोर्ट बोल देता है तो उसी को एक तरह से आप बोल दिए सक्सेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और द एडमिनिस्ट्रेटर जनरल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कोर्ट। तो इतनी चीजें अगर होती हैं तो जब वो कोर्ट या कोई भी अथॉरिटी ऐसा ऑर्डर देती है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अकाउंट खोलने चाहिए। ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल, ये वेदप नद्दुविनामानी जी ने लिखा हुआ है कि कोई भी राइट ऑफ सेट ऑफ ट्रस्ट के केस में नहीं होता। उसका रीजन ये है कि वो जो ट्रस्टी लोग जो पैसा होल्ड करते हैं वो उनका पैसा होता ही नहीं है। ठीक है, वो किनका पैसा होता है, यहां बताया था ना हमने पीछे, वो 3 डेफिनेशन बताई थी कि जो ट्रस्टी लोग होते हैं वो तो बेनिफिशियरी के लिए उन लोगों का जो पैसा है वो पैसा मेंटेन करते हैं, वो एक तरह से केयर टेकर होते हैं। ठीक है, किसी भी बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए जेआईबी का फर्स्ट पेपर, थर्ड पेपर और सेकंड पेपर के कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं में से आपका पूरा पेपर आता है। सीआईबी में से एज सच पेपर में नहीं आता है, सीआईबी में से एज सच पेपर में से नहीं आता है। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक है। इसके बाद हम जो है सात बजे, कल डे है सैटरडे, 7 बजे हम लोग सैटरडे को 7 बजे मिलेंगे क्लास को। इस टॉपिक को पूरा भी करेंगे, कोई नया टॉपिक भी लेंगे। ठीक है, और
जिन लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक या डिसलाइक नहीं किया वो कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। AFB की क्लास बीच में चल रही थी, आपने शायद अटेंड नहीं करी। संडे को भी है AFB की क्लास। अभी तो आप ऑफलाइन दे सकते हैं, लेकिन कुछ कल या परसों से फिर ये ऑफलाइन जो है वो कहते हैं माइनर को चेकबुक दे सकते हैं। अब जो नए गाइडलाइंस है, अगर वो यूनिफॉर्म सिग्नेचर कर रहा है तो उसको चेकबुक लिमिटेड यूज के लिए कुछ। स्मिता जी आपने क्या पूछा था, दोबारा पूछ लीजिए। कैन एनी पर्सन नॉमिनेट टू ट्रस्ट इन देयर पर्सनल अकाउंट? बिल्कुल नहीं कर सकता। ट्रस्ट जो है एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह काम नहीं करता है, ठीक है? तो ट्रस्ट को नॉमिनेट नहीं कर सकते। आपको ट्रस्ट को नॉमिनेट क्या करना, आप पूरा ही पैसा उठा के दे दो ट्रस्ट को। चलिए जी, आज की क्लास बंद कर रहे हैं। सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल टू आरआरबीज, ये श्रीकांत जी ने क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल इसका आंसर है यस यस यस। सरफेसी एक्ट आरआरबी में भी लागू होता है, और बल्कि हम इसको बोलेंगे कि आरआरबी नहीं, वो सरफेसी एक्ट है कौन से लोन्स पे होता है। तो अगर आरआरबी वैसे लोन करेगा, सत्या ओझा जी, जो चार्जेस हैं पेड क्लास के लिए, अभी उसमें जो है दिवाली का ऑफर कंटिन्यू चल रहा है, आप देख लो। उसमें मोबाइल एप्लीकेशन है नाइब बैंकर्स कॉलेज, उसमें अजिंक्य जी बिल्कुल कंटिन्यूस पूरा लेंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, बस सारी क्लासेस आप लोग अटेंड करिए। चलिए जी, गुड नाइट, थैंक यू। सामने लिखा हुआ हमने 7 AM सैटरडे, कल मिलते हैं आपसे दोबारा।